हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसेस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है नीरज चौहान। तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है, हम लोग कर रहे थे दृष्टि आईएएस की क्विक बुक। तो मुझे लगता है कि आप लोग के बहुत सारे कमेंट आए, तो मुझे लगता है इसे कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, बीच में मैंने चैनल पे वीडियो डालना छोड़ दिया था। अब मैं मेरी कोशिश है कि ये दृष्टि की भी जो मतलब बचे हुए चैप्टर्स हैं या बुक से सब्जेक्ट है उसे कंप्लीट करूँ। तो गाइस, हम कर रहे थे दृष्टि आईएएस की क्विक बुक थी भारत एवं विश्व का भूगोल, जिसमें हमारा चल रहा था विश्व का भूगोल। भारत का भूगोल हम कर चुके थे। अगर आप लोगों को इसकी वीडियोस देखनी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारी की सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है। अभी जो हम चैप्टर नंबर करने जा रहे हैं वो है 31, जो कि है संसाधन, खनिज एवं उद्योग। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो कहानी शुरू होती है नेक्स्ट। ठीक है गाइस। तो इसे जरा एडिट किया जाए। तो गाइस, हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 31 है। 38 चैप्टर तक हम कर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं किसमें। जब आप चैनल में जाते हैं पीसेस विद चौहान, तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पे आपको हर सब्जेक्ट की, हर बुक की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 31 से, जो कि है आपका संसाधन, खनिज उद्योग, यानी कि रिसोर्सेस। रिसोर्सेस के मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज। राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये जो है ना चैप्टर है, थोड़ा सा टफ, थोड़ा कठिन आप कह सकते हैं इसको, थोड़ा सा, लेकिन हाँ बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब बात करते हैं संसाधन की। ठीक है। चलिए। तो गाइस, यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन आ जाता है, संसाधन क्या है, यानी कि रिसोर्सेज। तो यहाँ पे लिखा है कि कोई भी व्यक्ति ना, जिसका उपयोग जो है मानव यानी हम और आप अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, उसको हम कहते हैं संसाधन। जब तक आप उसका यूज नहीं कर रहे हैं तब तक आप उसे संसाधन नहीं कहेंगे। जहां आप यूज करना स्टार्ट कर दें कुछ भी, कोई भी चीज, तो वो संसाधन हो जाती है। तो इसमें का सभी संसाधनों का मूल मूल्य महत्व होता है। ठीक है। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जैसे कि धातुओं का, धातु बेचेंगे, यूज़ करेंगे आप, इसका आर्थिक मूल्य रहता है। जबकि कुछ संसाधनों का क्या होता है, सांस्कृतिक या मानवीय मूल्य मूल्य होता है। जैसे कुछ मनोरम भूदृश्य होते हैं, तो इससे इससे आप कुछ कमा तो नहीं सकते, हाँ, लेकिन उसका कुछ अपना सांस्कृतिक या मानवीय मूल्य हो सकता है। ठीक है। समय और प्रौद्योगिकी, दो ऐसे महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को क्या है, संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी कि कुछ समय बाद कोई पदार्थ जो है संसाधन बन सकता है, या टेक्नोलॉजी की हेल्प से आप किसी पदार्थ को संसाधन बना सकते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, तो आग की खोज से क्या है, खाना पकाने की पद्धति और अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। ठीक है। इसकी आग की खोज से हमने ये सब कर लिया। जबकि पहिए के आविष्कार से क्या होता था, परिवहन सुगम हो गया हमारा। ठीक है, मतलब आना जाना इधर उधर जो है आसान हो गया। तो इसी प्रकार क्या होता है, जल विद्युत बनाने की जो प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी ने क्या किया, जल को ही एक क्या बना दिया, एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। यानी जल से आप बिजली बनाने लगे, तो वो एक तरह का संसाधन हो गया। ठीक है। अब देखिए, आप पीते भी हैं जल को। ठीक है। अब इसमें और भी बहुत सारे काम हो गए। ठीक है। लेकिन प्रौद्योगिकी की हेल्प से आपने इससे इससे क्या करा, जल से बिजली बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्या बन जाता है, संसाधन। अब देखिए, संसाधनों के प्रकार की बात की है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति द्वारा मिले हुए हैं। कुछ संसाधन ऐसे हैं जो प्रकृति के द्वारा नहीं मिले, हाँ, लेकिन हमने जो है ना, यानी कि मानव संसाधन बोला, मानवों ने खुद उसका इजाद कर दिया हो। ठीक है। मतलब किसी पदार्थ को यूज़ इस तरह से कर दिया हो कि वो संसाधन बन गया। अब प्राकृतिक संसाधन में इसने कहा, उत्पत्ति के आधार पे कुछ संसाधन होते हैं, जैसे जैव संसाधन हो गया, अजैव संसाधन हो गया। फिर दूसरा इसने कहा कि विकास या उपयोग के आधार पे कुछ संसाधन हो सकते हैं, जैसे कि वास्तविक संसाधन हो गया और संभावित संसाधन हो गया। फिर इसने कहा कि वितरण के आधार पे हो सकता है, जैसे सर्वव्यापक संसाधन हो गया, आपका स्थानिक संसाधन हो गया। अब एक बात समझिएगा गाइस, ये सारी जो है ना चीज़ें एक्सप्लेन करी जाएँगी। ठीक है। तो अब है पुनः प्रयोग के आधार पे, अगर हम बात करें, कुछ नवीकरणीय संसाधन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। अब इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। अब ये मत सोचिएगा ये क्या क्या कह के मैं निकल गई। ठीक है। नहीं। अब हम बात करें, जैसे अब इसमें सबसे पहले इसने प्राकृतिक संसाधन में बात करी, तो प्राकृतिक संसाधन की देखिए यहाँ पे बात कर रही है। क्या कह रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो संसाधन प्राकृतिक रूप में प्राप्त होते हैं और अधिक अधिक संशोधन के बिना क्या है, उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक रूप में आपको मिल गया है, उसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं करते हैं, तो ये प्राकृतिक संसाधन। जैसे सूर्य हो गया, कोई चेंज नहीं करेंगे आपको, आप सूर्य की किरणों को वैसे ही यूज़ करेंगे। ठीक है। पवन को भी आप वैसे ही करते हैं यूज़। जल, खनिज, ये सब प्राकृतिक संसाधन, इसमें आप अपना मॉडिफिकेशन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे है वैसे ही उसको आपको यूज़ करना है। प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न वर्गों में क्या कर दिया गया है, वर्गीकृत कर दिया गया है। जैसे
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है जैव संसाधन, यहाँ लिखा है अजैव संसाधन। अब देखिए प्राकृतिक संसाधन में इसने कहा जैव संसाधन और फिर है उत्पत्ति के आधार पे हम बात करें तो अजैव संसाधन, राइट? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है जैव संसाधन यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज बोल रहे हैं इसे। इसने कहा सजीव, सजीव सजीव क्या होता है guys? जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो सांस ले पाती हैं, जो बढ़ती हैं उड़ती हैं, ग्रोथ होती है इसमें। सजीव संसाधनों को क्या बोलते हैं? हम जैव संसाधन कहते हैं, जैसे पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए सारे। ठीक है, ये जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, बिल्कुल सही। और इसमें क्या है, पुनर्उत्पादन करने की इनमें क्या होती है, क्षमता होती है। यानी कि ये खुद से, जैसे एक पेड़ से आप दूसरा पेड़ उगा सकते हैं बीजों को डाल के, एक मानव से दूसरा मानव यानी कि बच्चे हो जाते हैं, तो पुनः उत्पादन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब अजैव संसाधन क्या होता है? जो निर्जीव है, राइट? मतलब क्या है, निर्जीव संसाधन क्या है? अजैव संसाधन हो गया, जैसे कि मिट्टी हो, मृदा हो गई, आपकी चट्टानें हो गई, खनिज हो गए, राइट? तो ये क्या होते हैं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से क्या है, सजीव संसाधनों को प्रभावित करते हैं। मतलब इसने कहा कि जो अजैव संसाधन है वो आपके जो सजीव संसाधन है यानी कि जैव संसाधन थे उसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं किसी ना किसी रूप से, या डायरेक्टली करें चाहे इनडायरेक्टली करें। अब देखिए यहाँ पे लिखा है वास्तविक संभाव्य संसाधन। अब देखिए दूसरा वाला क्या था, विकास एवं उपयोग के आधार पे था वास्तविक संसाधन और संभाव्य संसाधन, राइट? तो देखिए वास्तविक संसाधन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लिखा है वे संसाधन जिसकी मात्रा ज्ञात हो, ठीक है? वास्तविक संसाधन यानी आपको पता है भैया इसकी इतनी क्वांटिटी में है आपके पास, ठीक है? तो इसमें वर्तमान समय में इन संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है, वास्तविक जो है जिसकी क्वांटिटी है कुछ फिक्स, ठीक है? जैसे इसमें लिखा है जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला हो गया, ठीक है? अब देखिए कोयला क्या है, अनलिमिटेड नहीं है, कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा कभी ना कभी, ठीक है? इसलिए इसने कहा कि इसकी मात्रा हमें पता है ऑलमोस्ट, कि हाँ इतना है यार, इतने टाइम तक चल जाएगा, उसके बाद खत्म हो सकता है। फिर पश्चिम एशिया में क्या है, खनिज तेल हो गया, ये भी आप देखते होंगे कि भैया खनिज तेल की भी बात हो रही है, हाँ ये खत्म हो सकता है, ये भी एक मात्रा इसकी पता है हमें, ठीक है? ये सब हो गए वास्तविक। अब इसे संभाव्य की बात करते हैं। संभाव्य संसाधन यानी कि पोटेंशियल रिसोर्सेज। अच्छा वास्तविक तो क्या इसने बोला, इसने बोला ओरिजिनल रिसोर्स है। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल, वे संसाधन जिनकी संपूर्ण मात्रा नहीं पता आपको एक तो, ठीक है? वो हो गए आपके संभाव्य, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं। फिर गाइस 1 मिनट, चलिए। अब जो वर्तमान समय में हम क्या है इसका यूज़ तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन हाँ, भविष्य में हम करेंगे, ठीक है? तो भ भ भविष्य में हम करेंगे इसकी संभावना है। जैसे भारत में अगर हम बात करें, तो ऐसा कौन-सा संसाधन है जिसको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे? जैसे लद्दाख में पाए जाने वाला क्या है, यूरेनियम, ठीक है? ये क्या है, संभाव्य संसाधन में आ जाता है, ठीक है? अच्छा अब हम इसका क्या करेंगे, भविष्य में यूज़ करेंगे। अब है आपका वितरण के आधार पर, यानी कि एक हो गया सर्वव्यापक संसाधन, एक हो गया स्थानिक। सर्वव्यापक मतलब जो हर जगह मिल जाए, स्थानिक मतलब एक पर्टिकुलर स्थान पे मिले। देखिए वे संसाधन जो सभी स्थानों पे मिल जाए, ठीक है? सर्वव्यापक संसाधन जैसे कि वायु आपको हर जगह मिलेगी, प्रकाश मिलेगा। अब स्थानिक यानी कि आपका लोकलिस्ट लिस्ट रिसोर्सेज़ की बात करें, तो ये कुछ विशिष्ट स्थानों पे ही मिलता है, ठीक है? जैसे आपका तांबा कहीं-कहीं मिलेगा। अब आप सोचो कि मैं लद्दाख में जाके तांबा मिल जाए, नहीं मिल सकता, ठीक है? आप सोचो कि मैं यूएई में खड़ा हूँ, दुबई में खड़ा हूँ, मैं तब नहीं मिल सकता। हाँ, कहीं-कहीं है तो वहाँ ठीक है? तो जैसे कि लौह अयस्क की बात करें अगर हम, तो नेक्स्ट आएगा नवीकरणीय, अनवीकरणीय संसाधन की बात करते हैं गाइस। तो लिखा वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत पुनः पूरित यानी कि आपको जैसे खत्म हो जाए कोई संसाधन और दोबारा से आपको वो मिल जा रहा है आपको, ठीक है? दोबारा से समझ लीजिए वो संसाधन बन जा रहा है। मतलब अ, जैसे कि वायु है, आप उसको यूज़ करेंगे खत्म नहीं होगी। जल यूज़ करेंगे खत्म नहीं होगा। सौर ऊर्जा कभी नहीं खत्म। अब एक होता है अनवीकरणीय, जो वापस से आपको नहीं मिल जाएगी। एक बार आप यूज़ कर लेंगे खत्म, यानी कि वे संसाधन जिसका क्या है भंडार क्या होता है, सीमित होता है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उसे हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हाँ, मिल सकता है, हज़ारों वर्ष लग सकते हैं उसमें, ठीक है? तो वो कौन-सी हो गया अनवीकरणीय संसाधन हो गए, ठीक है? जैसे आपका कोयला है, मिल गया, अभी आपने यूज़ कर लिया लेकिन खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद दोबारा भी आपको मिलेगा लेकिन हज़ारों साल लग सकते हैं उसमें। वैसे ही पेट्रोलियम में आपका प्राकृतिक गैस होगी, मृदा हो गई से। इसमें लिखा है कि शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पे क्या है मृदा को अब मृदा थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। तो इसमें कहा शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पे क्या है मृदा को नवीकरणीय संसाधन की श्रेणी में रखा जाता है। यानी कि इसने नवीकरणीय क्या हो गया गाइस? खत्म हो गया, वापस मिल गया ऐसा करके। ठीक है? अब इसने कहा कि मृदा भी नवीकरणीय है। जबकि अगर हम शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पे बोले, जबकि अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पे बोलते हैं तो हम कहते हैं ये क्या है अनवीकरणीय भैया बनने में मृदा को लग जाता है हजारों साल, राइट? ठीक है, अब आ जाते हैं मानव संसाधन। अब देखिए
हमने क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संसाधन देखा था, अब दूसरा हमने देखा था मानव संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधनों की हमने बात कर ली, मानव संसाधन की अब बात करते हैं। तो गाइस मानव संसाधन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेज़ एक ऐसी अवधारणा है जिसके अभाव में क्या पृथ्वी में उपस्थित अन्य संसाधनों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यदि मानव संसाधन नहीं है तो पृथ्वी पे जो भी है सब बेकार है, ठीक है? क्योंकि मानव की आवश्यकताओं के संदर्भ में ही किसी तत्व को संसाधन की संज्ञा दी जा सकती है। यानी कि अगर जल रखा है, अगर पृथ्वी पे जल है और जल की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ना पीने के लिए ना किसी चीज़, तो ये संसाधन कहलाएगा ही नहीं, बेकार है। ठीक है? हाँ, जहाँ मानव को ज़रूरत पड़ जाती है, हाँ भैया, अब कह लो कि हाँ, ये एक संसाधन हो सकता है। लेकिन मानव संसाधन जो है अ, उत्पादन में मानव संसाधन उत्पादन में व्युक्त होने वाली ऐसी पूंजी है जिसके द्वारा ही अन्य संसाधनों का उपयोग और महत्व का प्रतिपादन संभव हो सका। जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है? मानव संसाधन संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, ठीक है? आपको हर जगह मिलेगा किंतु इनकी संख्या, वितरण और स्वरूप अब देखिए मिलेगा हर जगह लेकिन उसकी संख्या, उसका वितरण, उसका स्वरूप, उसकी उस उनकी उनकी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक कारकों पर आधारित होती है, जो उनको क्या बनाती है? विशिष्ट बनाती है। अब जैसे मतलब मैं कहूँ कि एक देश ले लिया हमने कहा भारत। भारत में ठीक है? भारत में मानव संसाधन है, हम आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं, ठीक है? किसकी आईटी सेक्टर की बात कर लेते हैं? तो भारत की जैसी राजनीतिक आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक जो भी है, मान लीजिए हम आर्थिक और या शैक्षणिक की ही बात करते हैं। आईटी सेक्टर में आपको मानव संसाधन भारत में अलग तरीके का मिल जाएगा। आपको वही जो मानव संसाधन है वो अफ्रीका के किसी देश में अलग तरीके का मिल जाएगा। क्योंकि वहाँ की आर्थिक, शैक्षणिक ये सारी जो क्या होते हैं कारक होते हैं वो अलग-अलग बना देते हैं उसको, ठीक है? भारत में अलग बना देंगे, वही अफ्रीका के किसी सपोज़ कि कोई गरीब देश है उसमें उसको अलग बना देंगे। यानी कि मानव संसाधन अलग-अलग जगह, अलग-अलग कारकों की वजह से अलग-अलग हो सकता है। मानव निर्मित संसाधन यानी कि मैन मेड रिसोर्सेज की बात करते हैं। देखिए, प्राकृतिक पदार्थों, संसाधनों में मनुष्य जब कुछ परिवर्तन करके उसको मूल्यवान बना देता है, तो ऐसे संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कह देते हैं। यानी कि कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, मनुष्य उसमें कुछ मॉडिफ़िकेशन करता है और उसको इतना इम्पोर्टेंट बना देता है, तो वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन। उदाहरण के तौर पर लौह अयस्क की अगर हम बात करें, मिट्टी में है लौह अयस्क बहुत सारा, ठीक है? उसको आप संसाधन नहीं कहेंगे, ठीक है? जब तक कि मानव जो है उससे लोहा बनाना नहीं सीख जाता, ठीक है? जब लौह अयस्क से लोहा बनेगा तभी भैया ये संसाधन कोई काम का होगा। इस प्रकार मानव प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर मशीन, वाहन, सड़क, पुल इनका निर्माण लौह अयस्क मिट्टी में पड़ा रह जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जब तक उससे उसके लोहे से कोई काम ना हो जाए तब तक वो संसाधन नहीं माना जाता। इसमें लिखा है अब लोहे से मशीन, वाहन, ये सारी चीज़ें बना दी। इसमें लिखा है प्रौद्योगिकी भी एक क्या है? मानव निर्मित ही संसाधन है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनसंख्या घनत्व की। देखिए, पृथ्वी के 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या घनत्व। ये 1 इकाई क्षेत्र है, इसमें जितने लोग रह रहे हैं आप उसे काउंट कर लो, वो उस 1 इकाई क्षेत्र में रहने वाले जो लोग हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं? जनसंख्या घनत्व। सामान्य रूप से ये प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त की जाती है। यानी कि ये जो मैंने डब्बा बनाया ये क्या है? प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ये। इसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट? इसमें जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक यानी कहीं पे ऐसा हो सकता है कि इतने लोग रह रहे हो, कहीं पे ऐसा हो सकता है इतने ही लोग रह रहे हो, ठीक है? ऐसा भी हो सकता है। उतनी ही जगह में कहीं पे 100 रह रहे हो, कहीं पे 2 ही रह रहे हो, ठीक है? अब ये जो वितरण है, यानी कि जनसंख्या का वितरण है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हो सकते हैं, इसकी बात करें। कि मतलब ऐसा कारक बताओ जो किसी पर्टिकुलर जगह पे 100 लोगों को रख रहा है उतनी जगह में और किसी पर्टिकुलर एक जगह पे 4 ही लोग रह रहे हैं। ऐसा क्या कारक है? देखिए, एक हो गया आपका उसमें आ जाता है स्थलाकृति, ठीक है? यानी कि टोपोग्राफी, ठीक है? मैदानी क्षेत्रों में खेती अब जैसे मैं कह दूँ कि मैदानी क्षेत्रों में बहुत लोग रह रहे हैं शायद और पहाड़ों पे बहुत ऊँचे पहाड़ों पे बहुत कम लोग रह रहे हैं। तो क्यों ऐसा क्यों है? तो जैसे इसने कहा मैदानी क्षेत्रों में खेती, विनिर्माण, सेवा क्रियाओं के लिए जो है संसाधन आराम से मिल जाते हैं हमको, ठीक है? खेती करने आपको पानी मिल जा रहा है, ठीक है? मिट्टी मिल जा रही है अच्छी, ठीक मतलब वहाँ पे जलवायु वैसी मिल जा रही है आपको। तो ये है कि मैदानी क्षेत्रों में आप कह सकते हैं कि जो लोग हैं वो ज़्यादा रह सकते हैं। ऐसा कहा कि जो है संसाधन उपलब्ध हैं आपके पास,
इन सब चीज़ों के लिए। तो इस कारण ही क्या है मानव जो है ना पर्वतीय पठारी क्षेत्रों की अपेक्षा मैदानी क्षेत्रों में ज़्यादा मिल जाएँगे या रहना पसंद करते हैं। यही कारण है कि क्या है गंगा का मैदान विश्व का सबसे अधिक मानव निवास क्षेत्र है। यानी कि देखिए गंगा के मैदान में आपको सब कुछ मिलेगा। ये कहीं इधर-उधर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे है? गंगा के मैदान में। विश्व में भी अ, विश्व में भी जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व क्या है? मैदानी क्षेत्रों में ही मिलेगा। जहाँ-जहाँ मैदानी क्षेत्र है वहाँ पे लोग ज़्यादा आपको मिल जाएँगे। क्यों? खेती यार आप जीने के लिए खेती करना चाहते हो, ठीक है, आपको मिल रहा है, जगह मिल रही है, आपको सब कुछ है। दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जलवायु हो सकती है, क्लाइमेट हो सकता है, यानी कि मानव जो है ना सामान्यतः चरम जलवायु यानी कि अधिक गर्म, अधिक ठंडा में रहने से क्या करता है बचता है। यानी बहुत गर्म में भी आप नहीं रह सकते, बहुत ठंडे में भी नहीं रह सकते। यानी आप सहारा मरुस्थल में चले जाएँगे, बहुत गर्मी नहीं रह सकते। आप अंटार्कटिका में चले जाएँगे तो बहुत ठंडी आप नहीं रह सकते। तो आप ऐसी जगह रहोगे यार जहाँ ना ज़्यादा बहुत ठंड हो, ना ज़्यादा बहुत गर्मी हो। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है, ठीक है, कि आप अ, जनसंख्या जो वितरण है उसमें अलग-अलग होने का कारण। ठीक है, अब देखिए मृदा भी है। अब देखिए मानव ऐसे क्षेत्र में रहना ज़्यादा चाहेगा जहाँ क्या है खाद्य पदार्थों के उत्पादन के लिए क्या आपको मिल जाए, उपजाऊ मिट्टी मिल जाए, आपको सिंचाई के लिए सब कुछ मिल जाए। ठीक है। अब देखिए जिससे क्या होता है कि कृषि कार्य सफलतापूर्वक आप कर सकें, खाद्यान्न का उत्पादन कर सकें, आप वहाँ रहना पसंद करोगे यानी कि जहाँ की मिट्टी आपको उपजाऊ मिल जाएगी। खनिज की भी बात करते हो जैसे खनिज निक्षेपों वाले क्षेत्र में क्या है मानव अधिक मिल जाएगा। यानी कि अगर आप देखें जहाँ पे खनिज बहुत सारे मिलेंगे, बहुत मात्रा में उपलब्ध होंगे, ठीक है? मानव उस साइड भागेगा। क्यों? क्योंकि खनिज निकालेगा, उसको बेचेगा, कि कुछ पैसे कमाएगा, अपनी जीविका चलाएगा, ऐसा। उदाहरण के तौर पे जैसे हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की हीरे की खानें हो गए। मध्य पूर्व में क्या हो गया तेल, तेल की खोज हो गई, तो लोग वहाँ ज़्यादा रहेंगे, ठीक है? ना कि आप सहारा के मरुस्थल में जाके रह लीजिए, कुछ नहीं मिल रहा है आपको। कुछ-कुछ मिलेगा लेकिन मैक्सिमम आप यही देखें कुछ नहीं मिलेगा, लद्दाख चले जाइए कुछ नहीं मिलेगा आपको, क्यों रहेंगे आप वहाँ पे? अन्य कारक भी हैं भैया। देखिए जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ और भी हैं। कुछ और क्या है? शुद्ध और अलवणीय जल की उपलब्धता। यानी कि आप भैया ऐसी जगह पे भी रहना पसंद करोगे जहाँ पे आपको पीने के लिए, यूज़ के लिए शुद्ध जल मिल जाए, लवणीय ना हो, अलवणीय मिल जाए। यानी कि समुद्र में आप नहीं रह पाएँगे ना किसी अगर हम कह दें समुद्र के आस-पास आपको पानी भी ठीक-ठाक ना मिले तो, ठीक है? और देखिए यहाँ पे लिखा है धार्मिक और सांस्कृतिक कारक भी हो सकते हैं। जैसे इंसान कहाँ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करेगा? हाँ, सांस्कृतिक धार्मिक होगा तो भैया कहेगा मैं वाराणसी जाऊँगा, मैं इलाहाबाद जाऊँगा, ठीक है? आदि नगरों की जनसंख्या क्या होती है बहुत ज़्यादा सघन हो गई। और इसमें शिक्षा देखेंगे आप, स्वास्थ्य देखेंगे, यातायात ये सब भी देखेंगे। अगर आप एक गाँव में रह रहे हैं, एक शहर में रह रहे हैं तो यातायात की अगर बात करें तो शायद अब तो नहीं कह सकते। अब तो ऑलमोस्ट सब एक जैसा है भारत में। भारत की बात करें अगर तो कहीं और देखें तो आप गाँव का हिसाब-किताब अलग देखेंगे। आपको रोड नहीं मिल रही है, आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ती है। स्वास्थ्य के लिए अ आपको हॉस्पिटल नहीं मिल रहे हैं, तो आप सोचोगे मैं यार शहर में जाके रहूँ, मुझे हॉस्पिटल यानी कि मुझे ये स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल जाएँगी, शिक्षा की सुविधाएँ मिल जाएँगी, यातायात की सुविधाएँ मिल जाएँगी, तो आप शहरों में शायद ज़्यादा रहना पसंद करोगे। हालाँकि अब भारत में तो ऑलमोस्ट सब जगह सब मिल ही जा रहा है। अब देखिए जनसंख्या परिवर्तन यानी कि पॉपुलेशन चेंज की बात करते हैं हम। तो इसने कहा है कि एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में वहाँ की जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? जनसंख्या परिवर्तन। क्या एक निश्चित क्षेत्र और निश्चित समय में अगर जनसंख्या में अगर एक ये वाला पर्टिकुलर एरिया है, आज हो रहा है 2025 हो सकता है हम 2050 में जाएँ, ठीक है? यानी कि एक निश्चित समय में अगर जनसंख्या में कुछ परिवर्तन हो गया है, जनसंख्या परिवर्तन कहलाएगा, ठीक है? अब देखिए, अब इसने लिखा है कम अवधि में अधिक जनसंख्या में वृद्धि। को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि बहुत कम टाइम में जनसंख्या आपकी सपोज़ 1 करोड़ थी कहीं की, अब वो बहुत ही कम टाइम में 1 से 2 करोड़ हो जाए, तो इसको आप बोलेंगे जनसंख्या विस्फोट। ये बहुत तेज़ी से बढ़ी। जनसंख्या परिवर्तन में क्या होते हैं? 3 घटक होते हैं, यानी कि जनसंख्या में जो परिवर्तन हो रहा है वो किन-किन एक हो गया क्या जन्म कितना है, कितना नहीं है, मृत्यु कितनी तेज़ी से हो रही है, कम तेज़ी से हो रही है या प्रवास की बात करते हैं। ठीक है, ये क्या है जनसंख्या परिवर्तन के कारण कारक हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अच्छा 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या जन्म दर कहलाती है, जबकि 1 वर्ष में प्रति 1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। यानी कि अगर 1 साल मान लेते हैं 1 साल, 1 साल में 1000 बच्चों ने जन्म लिया। अब हमने कहा कि जन्म दर की बात करें तो प्रति 1000 जनसंख्या पर कितने बच्चों का जन्म हुआ है, ठीक है?
यानी कि अगर 1000 बच्चों अगर हम बात करें प्रति 1000 जनसंख्या, 1000 की जनसंख्या पे हमने कहा कि कुछ की मृत्यु होगी, ठीक है? तो इसने कहा कि 998 तो ये हो गया जन्म दर, यानी कि 2 की मृत्यु होगी, बाकी 998 जो है लोगों ने बच्चों ने जन्म लिया, तो ये जन्म दर हो गई। मृत्यु दर में प्रति 1000 यानी कि 1000 का जन्म हुआ और उसमें हम लिख दें अगर मान लीजिए कि सिर्फ 4 लिखते हैं। 1000 पे 4 लोगों की मृत्यु, 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। तो ये है आपका मृत्यु दर, ठीक है? 1000 पर, प्रति 1000 पर जन्मे बच्चे, प्रति 1000 पर मृत्यु, ठीक है? तो मृत्यु नहीं कह सकते, प्रति 1000 पर कोई भी मर सकता है गाइस। मृत्यु दर हाँ, मतलब वही। अब इसमें लिखा है कि जन्म दर और मृत्यु दर की बात हो गई। अब इसमें लगा किसी क्षेत्र विशेष में लोगों के आने-जाने को क्या कहते हैं? हम प्रवास कहते हैं। गाँव में है, गाँव से कुछ लोग शहर चले गए तो ये प्रवास कहलाया। ठीक है, प्रवास के कारण के भी क्या होता है? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। सपोज़ ये एक छोटा-सा गाँव है, ये उसके साइड में एक शहर है, यहाँ पे 100 लोग रह रहे थे, यहाँ पे रह रहे थे 50, 50 यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, अब यहाँ हो गए 50 और यहाँ हो गए गाइस 100, ठीक है? तो ये क्या हो गया? जनसंख्या के आकार में परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया? पहले गाँव में 100 लोग थे, अब 50 हो गए और शहर में 50 थे, अब 100 हो गए। जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वह क्या है? स्थान जहाँ से लोग जो है गमन करते हैं, वो जहाँ से लोग गमन करते हैं, उद्गम स्थल कहलाता है और जिस स्थान पे आगमन होता है, वो गंतव्य कहलाता है। यानी कि इस गाँव से लोग गए हैं, तो ये गाँव क्या हो जाएगा? आपका कहलाएगा उद्गम स्थल और जहाँ पे लोग आए हैं, वो हो गया आपका गंतव्य। गंतव्य यानी डेस्टिनेशन, तो गंतव्य स्थल हो गया। अब उद्गम जनसंख्या उद्गम स्थान जनसंख्या में कमी को दर्शाता है, गंतव्य क्या है? वृद्धि को। देखिए, उद्गम ये गाँव था, अब जनसंख्या में यहाँ पे कमी हुई 100 से 50 और जो गंतव्य स्थान था, वहाँ पे वृद्धि हो रही है, ठीक है? 50 से 100 लोग हो गए। ऐसे का प्रवास स्थायी, अस्थायी और मौसमी हो सकता है, ठीक है? यह गाँव से गाँव देखिए इसने का प्रवास कैसा हो स्थायी यानी कि भैया गए और रह गए। अस्थायी गए थोड़े टाइम रहे वापस आ गए। मौसमी है, ठंड में कहीं और चले गए, गर्मी में फिर वापस आ गए, फिर ऐसा करके। ठीक है, मौसम के हिसाब से आप जगह बदल रहे हो। और इसमें लिखा है कि ये जो प्रवास है ना, ये गाँव से गाँव, गाँव से नगर, नगर से नगर, नगर से गाँव की ओर हो सकता है। ठीक है, अब आप सोचोगे गाँव से गाँव की ओर, भैया हो सकता है शादी होगी तो आप एक गाँव से दूसरे गाँव चले ही जाओगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति अप्रवासी उत्प्रवासी दोनों हो सकता है। अब भैया अप्रवासी क्या है? उत्प्रवासी क्या है? देखिए प्रवासी जो किसी नए स्थान पे जाते हैं वो हो जाते हैं अप्रवासी, राइट? अब उत्प्रवासी की बात करते हैं जो एक स्थान से बाहर चले जाते हैं, वो हो गए उत्प्रवासी, ठीक है? जो नए स्थान पे पहुँचे वो अप्रवासी, जो एक स्थान से बाहर चले गए उत्प्रवासी। अब देखिए लिखा है जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन, राइट? जनसंख्या संगठन का संबंध जनसंख्या की संरचना से है, जो ये जानने में सहायता करता है कि कुल जनसंख्या में कितने पुरुष हैं, कितनी स्त्रियाँ या महिलाएँ, ठीक है? मतलब संगठन में आप बात करेंगे कि एक जनसंख्या है, 100 लोग हैं, उसमें आप बात करोगे कि भैया कितने इसमें आदमी हैं, कितने स्त्रियाँ हैं, ठीक है? वे किस आयु वर्ग के हैं, वे कितने शिक्षित हैं, उनका व्यवसाय क्या है, ये सारी बातें, ठीक है? इसमें क्या है निवास स्थान, भाषा, धर्म, वैवाहिक स्थिति, जनजातियाँ अ, आदि का अध्ययन भी होता है, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज़ आप जानना चाहेंगे यहाँ पे, ठीक है। एक देश की जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने की एक क्या है रुचिकर विधि, क्या कहलाती है? जनसंख्या पिरामिड कहलाती है, यानी कि जनसंख्या संगठन का अध्ययन करना है, किससे करेंगे आप? जनसंख्या पिरामिड से, ठीक है, जिसे क्या है आयु लिंक पिरामिड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट सा ये टर्म है, याद रखिएगा। अब इसमें लिखा है कुल जनसंख्या को आपने क्या है 3 कुछ आयु वर्गों में बाँट दिया, राइट? जैसे एक जनसंख्या ऐसी होगी जो 0 से 14 वर्ष की है, ठीक है? उसको हम बोलते हैं आश्रित जनसंख्या। आश्रित यानी कि अपने माँ-बाप पे आश्रित है, अपने आप कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ़ पढ़ रही है, ठीक है? अब दूसरी होती है 15 से 64 वर्ष की, यानी कि होता है कार्यशील जनसंख्या जो काम-वाम कर रही है, अपना घर चला रही है। एक हो गया आपका 65 से ऊपर वाली, वो भी आश्रित हो जाती है क्योंकि यहाँ बुढ़ापा आ जाता है, रिटायरमेंट आ जाती है, लोग काम नहीं करते, अपने बच्चों पे आश्रित है, ठीक है? मानव विकास सूचकांक की यहाँ पे बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि एचडीआई। अब इसने लिखा है प्रोफेसर क्या है? अमित सेन।
और एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूबुल हक। अब भैया ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट आता है हो जाता है और ये नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इनके द्वारा क्या है सूचकांक का विकास किया गया है, तो बहुत इम्पोर्टेंट ये पूरी की पूरी लाइन। 1990 में पहली बार क्या होता है कि इस सूचकांक का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम में किया जाता है, यानी कि यूएनडीपी में किया जाता है। इस सूचकांक के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न देशों के द्वारा मानव विकास, ठीक है, उद्देश्य विभिन्न देशों के द्वारा मानव विकास के क्षेत्र में प्रत्येक उपलब्धियों का क्या करना है, आकलन करना है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश देना है। ठीक है। अब देखिए इस सूचकांक में क्या है, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जीवन प्रत्याशा, शिक्षा स्तर, जैसे क्या है कुछ बिंदुओं को मुख्य जो बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं ये सारे, इनको शामिल किया गया है। सूचकांक का जो मान है वो 0 से 1 तक जाता है। ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं खनिज यानी कि मिनरल्स की। ठीक है। सबसे पहले हमने क्या बात करी भैया? संसाधन की बात करी थी। ठीक है। गाइस हमने सबसे पहले क्या बात करी थी? हमने संसाधन यानी कि रिसोर्सेज। अब हम बात करने जा रहे हैं खनिज की, राइट? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए खनिज को इंग्लिश में बोलते हैं मिनरल। पृथ्वी की चट्टानों में प्रत्येक रूप में प्राप्त होने वाले प्रत्येक पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन, क्रमबद्ध परमाणविक संरचना और क्या है भौतिक गुणधर्म होते हैं, खनिज कहलाते हैं। तो क्या 3 चीजें बोल दी किसी पदार्थ में क्या क्या चीज होती है, तो ये हम क्या कहते हैं, इसे खनिज बोलते हैं। एक हो गया रासायनिक संगठन, दूसरा हो गया परमाणविक संरचना, तीसरा हो गया भौतिक गुणधर्म। ये 3 चीज़ों की बात करेंगे पदार्थ में होनी चाहिए। वो क्या कहलाता है हमारा? खनिज यानी कि मिनरल कहलाता है, ठीक है? अब इसने कहा कि जो खनिज है ना विभिन्न प्रकार के जलवायवीय परिवेश में अलग-अलग दशाओं में निर्मित होते हैं। यानी कि खनिज को निर्मित होने के लिए अलग-अलग प्रकार की आपको जलवायवीय परिवेश मिल जाएगा, अलग-अलग दशाएँ मिल जाएँगी, सब कुछ अलग-अलग। तो अलग-अलग टाइप के खनिज हो रहे हैं। ऐसा अगर खनिज बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, यानी कि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं, अपने आप बन रहे हैं। ठीक है? ये अपने जो है भौतिक गुणों जैसे कि इसका अपना रंग, इसका घनत्व, इसकी कठोरता या रासायनिक गुण और विलेयता के आधार पर पहचाने जाते हैं। ठीक है? कैसे पहचानेंगे? कुछ भौतिक गुणों की वजह से, कुछ रासायनिक गुण, विलेयता की वजह से आप इसे पहचानेंगे। ठीक है? खनिज का निर्माण 2 या 2 से अधिक तत्वों द्वारा मिलकर होता है। कुछ खनिज एक ही तत्व से बने होते हैं, जैसे आपका हो गया सल्फर हो गया, तांबा हो गया, चांदी, सोना, ग्रेफाइट। इसमें कुछ और नहीं मिलता, एक ही खनिज, एक ही तत्व है। कुछ में तो एक से ज़्यादा तत्व होंगे ही होंगे। अच्छा, खनिजों का क्या करा जा रहा है? निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ खनिज यानी मिनरल्स। ठीक है। खनिजों का निष्कर्षण मुख्यतः 3 विधि से होता है। अब भैया 3 विधि क्या है? कैसे निकाल रहे हैं हम खनिज? एक हो गया खनन से, माइनिंग कर रहे हैं आप। पृथ्वी की सतह के अंदर क्या है? शैलो यानी कि शैल यानी चट्टान कह लीजिए, में दबे खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो गाइस नेक्स्ट जो है इसमें लिखा है प्रवेदन। एक तो आपने चट्टानों को काट-पीट के खनन करके निकाल लिया। फिर इसमें है प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग करेंगे आप। इसमें लिखा है प्राकृतिक गैस या तेल धरातल के बहुत नीचे होता है। आप उसमें क्या होते हैं, आप ड्रिलिंग करते हैं या आप उसका क्या करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, मतलब नीचे तक आप पाइप वाइप के थ्रू नीचे तक जाते हैं और वहां से क्या करते हैं, तेल जो गैस है या तेल को बाहर निकालते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? प्रवेदन यानी कि ड्रिलिंग कहते हैं। अब इसमें लिखा है अखनन। ठीक है। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकाला जाता है, अखनन। खनन में गाइस आप बहुत नीचे तक खोदते हैं, निकालते हैं। अखनन में इतना नहीं है, सतह के नजदीक ही आपको सब कुछ मिल जाता है। खनिजों के प्रकार की बात कर ले यानी कि टाइप ऑफ मिनरल्स की बात करें तो संरचना के आधार पर गाइस देखिए यहाँ क्या लिखा है। संरचना के आधार पर खनिज को 2 वर्गों में बांट दिया गया है। एक हो गया आपका धात्विक खनिज, एक होता है आपका अधात्विक खनिज। संरचना के आधार पर धात्विक, अधात्विक खनिज, ठीक है। तो इसमें एक हो गया आपका मेटालिक मेटेलिक मिनरल्स, ठीक है। अब वे खनिज जिसमें क्या है धातुएं कच्चे पदार्थ के रूप में मिल जाएँगी। मतलब एक ऐसा खनिज है जिसमें धातु आपको मिल जाएगी कच्चे पदार्थ के रूप में, ठीक है? तो धात्विक खनिज हो गया ये, ठीक है? अब इसमें लिखा है धात्विक खनिज 2 प्रकार के हो गए। एक हो गया आपका लौह हो गया, एक हो गया अलौह। यानी कि धात्विक खनिज में कुछ ऐसे होंगे जिसमें लौह इसको लौह मतलब लोहा आपको मिल जाएगा, कहीं न कहीं लोह का अंश मिल जाएँगे। और एक ऐसा होगा जिसमें लोहे जैसी कहानी कुछ नहीं मिलेगी आपको। जिन खनिजों में लौह अंश मिल गया वो आपका लौह खनिज हो गया। अलौह में क्या हो गया?
गया जिसमें आपको ये सब नहीं मिलेगा, ठीक है? लौह युक्त नहीं होगा वो, ठीक है? तो ये हो गया आपका धात्विक, लोहे की हिसाब-किताब देख लिया हमने यहाँ पे। अधात्विक में देखिए बेखरी जिसमें क्या है धातुएँ मौजूद नहीं रहती हैं, वो हो गए आपके अधात्विक, राइट? जैसे नाइट्रेट कोई धातु नहीं मिलेगी, कोयला कोई धातु नहीं मिलेगी, हीरा, जिप्सम, गंधक, फॉस्फेट, नीलम इन सब में आपको धातु नहीं मिलेंगी, ठीक है? अब इसमें लिखा है लौह अयस्क की यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है? तो देखिए आयरन ओर बोलते हैं इसे। लोहा क्या है? एक धात्विक खनिज है, बिल्कुल सही बात। हमने धात्विक खनिज में लोहा-लोहा पढ़ लिया। ये क्या है? एक धात्विक खनिज है। ये पृथ्वी की आंतरिक परतों में अयस्क के रूप में पाई जाने वाली धातु है। यानी कि लोहा आपको पृथ्वी के अंदर अयस्क के रूप में मिलता है, अयस्क के रूप में मिलता है, अयस्क के लौह अयस्क, ठीक है? उसमें से आप लोहा निकालते हैं। अच्छा, लौह अयस्क क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। अब याद रखिएगा 4 प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट मैग्नेटाइट होता है, हेमेटाइट होता है, लिमोनाइट होता है, सिडराइट होता है, ठीक है? अब इसमें कहा मैग इन सब में जो मैग्नेटाइट होता है ना मैग्नेटाइट ये क्या होता है? सर्वोत्तम किस्म का चुंबकीय है लौह अयस्क है यानी कि इन सब में सबसे बेस्ट है आपका मैग्नेटाइट। जबकि आप यहाँ पे अगर सिडेराइट की बात करते हैं तो भैया ये क्या है कि लौह कार्बोनेट कहा जाता है इसे। सिडेराइट को क्या बोला जा रहा है? लौह कार्बोनेट सबसे बेस्ट कौन-सा है? मैग्नेटाइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ लिखा है लौह अयस्क, यहाँ लिखा है भंडारण की दृष्टि से 5 और उत्पादन की दृष्टि से 5 राष्ट्र की बात करा गया है। तो गाइस यहाँ पे ये 2020 का डेटा है, स्रोत है इसका। ये क्या लिखा है? यूएसजीएस या एमसीएस 2020। देखिए भंडारण की दृष्टि से लौह अयस्क आपको सबसे ज़्यादा कहाँ मिला है? ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील, फिर रूस है, चीन है, यूक्रेन है। ठीक है, लेकिन अब देखिए भंडारण हो सकता है, अब उसको अगर आप निकालेंगे नहीं, उत्पादन नहीं करेंगे उसका तो वो बेकार है मतलब आप वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को आगे नहीं रख सकते अगर उस हिसाब से वहाँ पे उत्पादन नहीं हो रहा है। बट अगर उत्पादन की दृष्टि देखिए तो फर्स्ट नंबर पे तो ऑस्ट्रेलिया है ही, सेकंड नंबर पे ब्राज़ील है ही। अब थर्ड नंबर पे जितना रूस में है और आप निकाल नहीं पा रहे हैं, उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, थर्ड नंबर पे चीन में आप ज़्यादातर उत्पादन देख पा रहे हैं। फोर्थ नंबर पे भारत में, फिफ्थ नंबर पे आप रशिया में देख लेंगे। अब देखिए क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा है जो विश्व है, विश्व के मुख्य लौह अयस्क क्षेत्रों की बात करते हैं। तो गाइस यहाँ देखिए विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों की यहाँ बात हो रही है, ठीक है? एक मिनट। ओके, देश देखिए अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में एक जगह है मेसाबी रेंज, राइट? सुपीरियर झील मिलेगी उसके आसपास मिल जाएगा। पेंसिल्वेनिया हो गया आपका, अलबामा हो गया, ठीक है? फिर है ब्राजील में आपको मिलेगा इताबिरा पहाड़ी, मिसान गरेस प्रांत में। साउथ दक्षिण अफ्रीका में आप बात करें तो पोस्ट मास बर्ग क्षेत्र यानी ये क्या है? ट्रांसवाल के पास, ठीक है? फिर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की बात करें पिलबारा क्षेत्र हो गया आपका, हेमिस्ले। फिर चाइना की बात करें तो मंचूरिया, शांसी, शांतुंग और दक्षिण सिचुआन के पास में मिल जाएगा आपको, ठीक है? रशिया रूस की बात करें तो मैग्नीटो गॉस गॉसर पर्वत हो गया आपका, निज्नी टागिल। फिर है स्वीडन की बात करें तो किरूना व गैलीवारा, ठीक है? अब तो गाइस आई थिंक जो है ना वीडियो, एक मिनट मुझे देखना है किस। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक लगाते हैं। जो नेक्स्ट है ये मैग्नीज से हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल के लिए अभी इतना ही रहने देते हैं गाइस। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है? चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है? अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो, ठीक है? अब मेरी कोशिश रहेगी कि कंटिन्यू रखूँ मैं, ऐसे ही बढ़ता जाए हमारा जो है चैनल, ठीक है? और टॉपिक्स एक-एक करके ऐसे ही खत्म होते जाएँगे। और चलिए गाइस फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्य